नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में देखा था सरल रेखाओं के समीकरण। सरल रेखाओं के समीकरण के अंदर हमने जो देखे थे वो थे समीकरण हमारे व्यापक रूप, अंतःखंड रूप, ढाल रूप का समीकरण, अभिलंब रूप, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, व्यापक रूप था हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अंतःखंड रूप था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। x के डिवाइड में x का काटा गया अंतःखंड, y के डिवाइड में y का काटा गया अंतःखंड। ढाल रूप था y बराबर mx प्लस सी। m यहाँ पर ढाल थी, c yx के द्वारा काटा गया अंतःखंड था। अभिलंब रूप था हमारा x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू टी। मूल बिंदु से डाले गए अभिलंब की लंबाई और अभिलंब के बनाए गए कोण अल्फा। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। x1 y1 हमारा बिंदु हो गया, m यहाँ पर ढाल हो गई। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा हो गई। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा y बराबर mx प्लस सी, जो हमारी नॉर्मल रेखा थी, इसमें c का मान 0 कर दीजिए, y बराबर mx। ये हमारे मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी थी प्रीवियस क्लास की बात। अब मैं लेता हूं, ये तो थी हमारी एक रेखा, अब लेता हूं दो रेखाओं को। मान लीजिए आपके पास में दो रेखाएं आई, तो दो रेखाएं आएगी तो कभी ना कभी वो काटेगी, या तो समांतर होगी या लंबवत होगी या फिर वो त्रियक होगी। तो मान लेते हैं वो त्रियक है। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम लेता हूं। ये हमारा एक्स एक्स, ये हमारा वाई एक्स। मान लिया ये एक रेखा थी और ये मेरी दूसरी रेखा है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी ये काटेगी। तो यहाँ पर जो कोण बना ये हो गया आपका थीटा। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, इसको कह सकता हूँ मैं 180 माइनस थीटा। यानी जब भी दो रेखाएं काटती है तो हमेशा दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण होता है और एक अधिक कोण होता है। यानी एक रहेगा थीटा और एक रहेगा 180 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा जोड़े के अंदर कोण बनते हैं। अब इस कोण का मान कैसे ज्ञात किया जाए? मान लीजिए ये हमारी पहली रेखा है, इसकी ढाल चल रही है m1, क्योंकि जो भी सरल रेखा में दी गई है तो उसके द्वारा हम ढाल ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो रेखा दी गई है इसका ढाल चल रही है m2। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है, दो रेखाओं के मध्य कोण tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कोण होता है। लेकिन हमने कहा था कोण हमेशा दो होते हैं, तो यहाँ पर हम काम में लेते हैं प्लस माइनस। यानी एक बार मान प्लस का काम में लीजिए, एक बार हम माइनस का मान काम में लेंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास में दो कोण प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा यदि m1 m2 नहीं दिया गया और हमें सीधा सीधा कोण ही दे दिया कि मान लीजिए ये जो रेखा है ये x के साथ में थीटा 1 कोण बनाती है और ये जो दूसरी रेखा है वो x के साथ में थीटा 2 कोण बनाती है। तो इस समय पे हम इनके मध्य का कोण थीटा को कह सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2। अगर थीटा 1 और थीटा 2 हमें दिया गया है तो उस समय पे हम ये डायरेक्ट सूत्र भी काम ले सकते हैं, थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2।
अब जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही कि दो रेखाएं हैं, तो या तो वो समांतर हो सकती है या लंबवत हो सकती है या फिर वो प्रतिच्छेदी रेखा हो सकती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा है तो उस समय पे हमने कोण देख लिया। अब बात करते हैं दो रेखाएं समांतर होती है तो क्या होता है। चलिए मैं इसका एक डायग्राम लेता हूं। माना कि ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, ये दो रेखाएं चल रही है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर ये समांतर है तो उस समय पे यहां पे कोण और यहां पे कोण, ये दोनों कोण हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कोण हमारे बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं में ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो कोण को हम डायरेक्ट दर्शाते नहीं है, कोण को हम ढाल के रूप में दर्शाते हैं। ढाल क्या होती है, m बराबर tan थीटा होती है। तो जब इसका tan थीटा इसका tan थीटा बराबर है तो मैं कह सकता हूं m1 और m2 आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है दोस्तों, m1 बराबर m2 रहेगा। या फिर अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर की बात करें तो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध, समांतर रेखाएं देखने के लिए क्या शर्त होती है जिसकी जांच की जाए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी दो समांतर रेखाएं होगी तो वो क्या वो काट सकती है, बिल्कुल नहीं, वो काटेगी नहीं। प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं हो सकती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं हो सकती है। तो उस समय पे एंगल कितना बना इन दोनों के बीच में, काटने का एंगल 0 डिग्री। तो समांतर रेखाओं के बीच प्रतिच्छेदी कोण 0। इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो tan 0 डिग्री का मान भी कितना हुआ, 0। अब मान रख लेता हूं इस फॉर्मूले के अंदर, यहां पे तो हो गया 0। अब m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 इक्वल टू m1 माइनस m2, तो मैं कह सकता हूं m1 बराबर m2। तो समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध होता है m1 बराबर m2 का। अब मैं बात करता हूं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाओं के लिए प्रतिबंध, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहां पे एक ग्राफ लेता हूं। हमारे पास में ये एक रेखा आई, इसके ऊपर लंबवत एक और रेखा आ गई, इसकी ढाल है m1 और इसकी ढाल है m2। यहाँ पे कोण हो गया 90 डिग्री का, तो tan 90। सबसे पहले तो लंबवत रेखाओं के लिए बात करें तो प्रतिच्छेदी कोण कितना, 90 डिग्री का। डिग्री। तो मैं आगे बढ़ाऊं तो tan 90 डिग्री का मान कितना हुआ, प्रतिच्छेदी कोण का मान देखें तो अनंत हुआ। अनंत को लिख सकते हैं 1/0, अनंत की फॉर्मेट है 1/0। अब सूत्र के अकॉर्डिंग आगे बढ़े तो सबसे पहले tan थीटा प्रतिच्छेदी कोण हो गया 1/0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये यहाँ पर आ गया 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0। तो m1 m2 इक्वल टू -1, यानी दोनों रेखाओं की अगर ढालों को मल्टीप्लाई किया जाए और -1 प्राप्त होता है तो उस समय पे दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत चलेगी। तो आपको सूत्र याद रखना है, दो रेखाओं के मध्य का कोण होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समांतर रेखाओं की शर्त होती है m1 बराबर m2, लंबवत रेखाओं की शर्त होती है m1 गुणा m2 बराबर -1। तो ये हुई हमारी दो रेखाओं के मध्य कोणों की बात। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, यहीं से लेता हूं। एक व्यापक रूप की सरल रेखा थी जो कि प्रश्न में दे दी, नॉर्मल एक रेखा दे दी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कोई भी रेखा दे दी, अब उसको अंतःखंड रूप में बदलना, ढाल रूप में बदलना और अभिलंब रूप में बदलना, इन तीनों के अंदर बदलने का क्या समीकरण रहेगा। सबसे पहला, व्यापक रूप से अंतःखंड रूप में
बदलना। मान लिया हमारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 नाम की रेखा है, तो इसको हमें व्यापक रूप से अंतःखंड रूप में बदलना है। अंतःखंड रूप क्या कहता है? x के डिवाइड में कुछ होगा, y के डिवाइड में कुछ होगा, इक्वल टू हमेशा 1 होगा। तो इस c का पक्षांतरण कर लेते हैं, माइनस का ax माइनस का by इक्वल टू सी। अब c का डिवाइड कर दिया, माइनस का a अपॉन सी एक्स माइनस का b अपॉन सी वाई इक्वल टू 1। अब a को हम घुमा के नीचे ले लेते हैं, तो x अपॉन माइनस का c बाई ए, y अपॉन माइनस का c बाई बी इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारे पास में अंतःखंड रूप। x x का काटा गया अंतःखंड, y x का काटा गया अंतःखंड। दूसरा, व्यापक रूप को हम ढाल रूप में बदलें तो व्यापक रूप से ढाल रूप में बदलना। व्यापक रूप था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो हमारा व्यापक रूप है। अब ढाल रूप की बात करें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y के कोफिशिएंट में हमेशा 1 होगा और बाकी अन्य का पक्षांतरण कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम पक्षांतरण चालू कर देते हैं, y बराबर माइनस का ए एक्स और माइनस का c। अब b का डिवाइड कर दिया तो y बराबर माइनस का a अपॉन बी एक्स माइनस का c अपॉन बी। तो जो हमारा ढाल रूप था उसके बारे में बात करें तो ढाल रूप जो था y बराबर एम एक्स प्लस सी था, तो m का मान तो यहाँ पर ये हो गया ढाल, m का मान हो गया माइनस का ए अपॉन सी, और c का मान यानी वाई एक्स का अंतःखंड, ये तो हो गई हमारी ढाल। ठीक है दोस्तों, अब वाई एक्स पर अंतःखंड कितना होगा? तो वाई एक्स का अंतःखंड होगा माइनस का सी अपॉन डी। तो ये हो गया हमारा ढाल रूप। अब तीसरा रूप, व्यापक रूप से अभिलंब रूप में बदलना। व्यापक रूप को उठा के हमें अभिलंब रूप में लाना है, यहां पर लेके आना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे एक कांस्टेंट था c का नाम अब आगे बढ़ के हो जाएगा p, x के साथ में यहां पर a चल रहा था जिसका नाम हो जाएगा cos अल्फा, y के साथ b चल रहा था उसका नाम sin अल्फा हो जाएगा। तो हम ये डायरेक्ट तुलना नहीं करा सकते, तो इसको कन्वर्ट करने की एक विधि है। जो हमारे पास सरल रेखा दी गई, सरल रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कोई सरल रेखा हो गई। अब इसको अभिलंब रूप में बदलना चालू करता हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर आपका a चल रहा है और b चल रहा है। इन दो के लिए हमें लेना है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x के साथ में है उसका स्क्वायर कर दीजिए, नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर कर लीजिए। y के साथ में जो है उसका स्क्वायर कर लीजिए और दोनों को जोड़ के उसका रूट ले लीजिए। जब आप ये मान ज्ञात कर लेते हैं, इसका भाग समीकरण में देने पर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग समीकरण में देने पर, तो हम यहां पे भाग दें तो a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उसके बाद में पक्षांतरण कर दीजिए, ये c इधर चला जाएगा तो माइनस का c, लेकिन ध्यान दीजिए अब हमारे पास में अभिलंब रूप तैयार हो रहा है। यहां पर p था, p क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूरी। दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है। c हमारा यहां पर नेगेटिव नहीं होगा, तो यानी पक्षांतरण के द्वारा कौन जाएगा? x और y जाएंगे। तो हम कह सकते हैं माइनस का a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस का b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर अभिलंब की लंबाई p बराबर c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर होती है। अभिलंब कहाँ से? मूल बिंदु से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास कोस अल्फा का मान क्या रहेगा? माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन अल्फा का मान क्या रहेगा? माइनस का बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारे व्यापक रूप से अभिलंब रूप में समीकरण को बदलना। तो हमने यहाँ पर व्यापक रूप को अन्य 3 रूपों में बदल दिया। एक बिंदु व 2 बिंदु के लिए आता नहीं है नॉर्मली। मूल बिंदु से जब भी गुजरना हो, किसी भी रेखा को अगर मूल बिंदु से गुजरना है, इस रेखा को अगर मूल बिंदु से गुजरना है तो सी का मान 0 कर दीजिए, मूल बिंदु से ये रेखा गुजर जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धकों का समीकरण। ठीक है, माना पहली रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरी रेखा हमें दी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में 2 रेखाएं हो गई है। अब इनके मध्य कोण देखिए, ये हमारी पहली रेखा, ये हमारी दूसरी रेखा। मैं थोड़ा सा तिरछा ले लेता हूं इसको, वरना 90 डिग्री लगेगा। ये दूसरी रेखा, तो यहां पर जो कोण है, इस कोण के अर्धक, ये अर्धक रेखा हो गई इसकी। इसी प्रकार से यहां पे कोई कोण बन रहा था, उसका अर्धक, ये अर्धक। तो इन अर्धकों का समीकरण क्या रहेगा? तो उसके लिए आपको सीधा सा सूत्र याद रखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये तो हमारे एक अर्धक हुआ। हम जानते हैं यहाँ पर तो हमारे 2 कोण थे, तो 2 अर्धक बनने वाले हैं, तो हम इसको ले लेते हैं प्लस माइनस में। एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस लीजिए। तो यहाँ पर जब इस समीकरण को हल करेंगे तो x, y और कांस्टेंट, ये 3 टर्म ही आपके पास में बचने वाली है, जिससे हमारे पास में एक सरल रेखा रह जाएगी। सरल रेखा क्या है? एक घात का समीकरण। तो यहाँ पे एक घात का ही आपको समीकरण बना के देना है। ऐसा नहीं करेंगे कि इस रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर कर दें, ऐसा हम करेंगे नहीं। सीधा सा हम नॉर्मल एक घात के अंदर ही समीकरण को रखेंगे। अब लेता हूं मैं एक लास्ट फॉर्मूले को। लास्ट फॉर्मूला है आपका, किसी बाह्य बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। मान लीजिए कोई भी रेखा थी आपकी, एक बिंदु यहां पर P है, ये बाह्य बिंदु सरल रेखा के ऊपर स्थित नहीं हो तो वो हमेशा बाह्य बिंदु कहलाएगा। अब इस बिंदु P से जो हम यहाँ पर लंब डाल रहे हैं, जो यहाँ पर दूरी है, ये आपके पास में होगी एक बाह्य बिंदु से सरल रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई। मान लीजिए रेखा दी गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपके पास में ये रेखा दी गई है और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये आपके पास में जो सरल रेखा का समीकरण था, उसके अंदर आप बाह्य बिंदु यानी x1 y1 नाम का जो बिंदु है वो पुट कर लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा ए x1 और बी y1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए हमने मोड का चिन्ह लगा दिया। अब मान लीजिए ये आपका मूल बिंदु ही होता तो क्या होता, मूल बिंदु होता तो ये 0 0 होता। ठीक है दोस्तों, 0 0 होता है तो x1 का मान 0 हो गया और y1 का मान 0 हो गया। अब बचा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मूल बिंदु से दूरी कितनी बची, c/√a² प्लस b²। अभिलंब की लंबाई जो कि हम मूल बिंदु से नापा करते थे अभिलंब रूप में, c/√a² प्लस b², वही समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे पास में लंब की लंबाई। तो ये बहुत सारे क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला काम में आता है, तो इसको हमेशा याद रखना है। ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b², ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे सरल रेखाओं के ऊपर सूत्र। अब हम नेक्स्ट क्लास में सरल रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।